नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। और जैसा कि हम और आप मिलकर के उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश विशेष जो है लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। 2 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं। बड़े बड़े जितने चैप्टर थे वो हमने सारे कवर कर चुके हैं और साथ में उसके जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, वो भी हम साथ में देखते चल रहे हैं। तो 4 से 6 टॉपिक ही बचे हुए हैं और उसमें से भी जो एक टॉपिक है वो हम आज आपके लिए लाए हैं। वो कौन सा है? पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। यहाँ से भी एग्जाम में आपके एक प्रश्न पूछ लेता है कि यह धार्मिक स्थल कहाँ पर है, या ये पर्यटन स्थल कोई नाम दे देगा। जैसे आपसे पूछ लिया बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस स्थान पर स्थित है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ये आपको याद रखने होते हैं। और वहीं से इसी के लिए हम आपके लिए आज जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सब जानते हैं आप सबको क्या करना है। आप सब बहुत ही होशियार हैं, गर्मी है फिर भी होशियारी तो आ ही रही है। कि आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी साथी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद योगी बाबा क्या आ गए हैं, फॉर्म में आ गए हैं और वो धड़ाधड़ जो है अधिसूचनाएं मांग रहे हैं कि भाई आयोग को दो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है। अब क्या होगा ये देखा जाएगा, क्योंकि योगी बाबा इस समय फॉर्म में है तो पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी आएंगी आने वाले दिनों में। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि एसएससी ने अपना 2024 का कैलेंडर जारी किया है। तो ये तो आपका केंद्र का हो गया, लेकिन योगी बाबा भी फॉर्म में आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम है या फिर आपका यूपी आरओ का एग्जाम है, वो उम्मीद है 15 से 20 दिनों में क्या होगा उसकी आपको डेट आ जाएगी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। अब उसी को आप उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और बूस्ट देना है। आपको रिवीजन करना है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे वही क्या है आगे चल करके रंग लाएगी और आप क्या करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकेंगे। तो इसी के साथ में शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बारे में। तो धार्मिक और पर्यटन स्थल जो है, अब सबसे पहले तो बात यह है, अगर आपसे पूछे कि सर ये पर्यटन स्थल या जो धार्मिक स्थल है इनसे हमें फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है, कोई भी जब पर्यटन स्थल होता है, अच्छा पर्यटन स्थल होता है, उसके बारे में जब हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नैनीताल के बारे में नहीं पता, अब किसी ने बताया कि भाई नैनीताल में नैनी झील है, उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है नैनीताल, और वो पहाड़ों पे है, हिल स्टेशन है। तो उसके बारे में क्या हुआ, हमें पता चला, हम वहां गए। और जब हम वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, जब वहां जाएंगे तो वहां पे रूम लेंगे, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे खाना खाएंगे, वहां पे घूमेंगे। तो वहां की क्या होगी, वहां की इकोनॉमी है जो क्या होगी, वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी। वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको क्या है, रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है, सरकारें ये चाहती हैं कि जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक वहां पर आए और क्या है वहां पे रुकेंगे तो क्या करेंगे, पानी पिएंगे तो आपको पैसा देंगे, वहां रहेंगे तो आपको पैसा देंगे, टैक्सी वाले को पैसा देंगे, आपका रेल से जाएंगे तो रेलवे को पैसा मिलेगा। तो वो चाहते, इसलिए क्या है पर्यटन स्थलों को क्या है विकसित किया जाता है, जो अल्प विकसित उन्हें विकसित किया जाता है, ताकि क्या है आपके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर आकर्षित हो और इससे क्या हो कि हमारे राज्य की क्या है इकोनॉमी बढ़े, और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनके लिए क्या हो, आपका रोजगार का सृजन हो। मतलब अब पता चला कोई आपका पर्यटक आया और वो सुबह उठा सो करके, अब उसको चाहिए चाय, चाय के साथ में चाहिए पकौड़ी। अब वो गया, अब पता चला वहाँ चाय पकौड़ी वाला कोई है नहीं। अब 10 लोग आए, 10 लोग चाय पकौड़ी खानी है, तो क्या है बगल का कोई सुबह मान लीजिए उठा और उसने अपनी दुकान पे चाय पकौड़ी बना दी, तो चाय पकौड़ी खाएगा, पैसा किसको देगा, उस लोकल व्यक्ति को। तो इससे क्या होता है, रोजगार सृजित होते हैं। इसीलिए क्या है पर्यटन पे गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान देती है, क्योंकि उसके कई सारे फायदे होते हैं। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण इससे बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपका पहला पॉइंट है, एक सेकेंड, आपका पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस साल में हुई, यानी कि किस सन में हुई। तो आपको क्या बताना है
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई? 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की, अब देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और निदेशालय दोनों ही अलग अलग हैं और इन दोनों की स्थापना क्या है? अलग अलग वर्षों में हुई है। तो अगर पर्यटन विभाग की बात करेगा तो आपका 1956 में स्थापना है, लेकिन अगर बात करेगा पर्यटन निदेशालय की तो ये आपकी इसकी स्थापना कब है? 1972 में। कब है? 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। देखिए फिर से, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, विभाग 1956, निदेशालय 1972 और विकास निगम की स्थापना 1974। तो आपको ऐसे याद रखना है सीक्वेंस में कि विभाग की स्थापना 1956 में, निदेशालय की स्थापना 1972 में और विकास निगम की स्थापना आपकी कब होती है? 1974 में। तो ये 3 जो साल हैं, ये जो 3 ईयर हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। अब देखिए अगर पूछे प्रदेश में कि प्रथम जो पर्यटन नीति थी वो कब आई थी? वो आई थी आपकी 1998 में। कब आई थी? 1998 में आई थी आपकी क्या? प्रथम पर्यटन नीति। अगला पॉइंट है पर्यटन को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति जो आई थी 1998 में, इसी पर्यटन नीति में कहा गया था कि जो हमारा जो पर्यटन है इसे क्या है? इसे किसका दर्जा मिलना चाहिए? इसे उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसे उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो उद्योग होता है उससे हम क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं। उद्योग जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? लाभ कमाते हैं। जैसे कोई चावल कूटने की जो मशीन होती है उसे अगर लगाता है, अब मान लीजिए कोई आपने अपने आप लगाई और आप खुद निकाल के खुद ही खा रहे हैं तो वो उद्योग नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों का काम वही करते हैं और क्या है उससे पैसा कमाते हैं तो क्या हो जाता है आपका? वो उद्योग कहलाता है। अब जैसे पर्यटन जो है इसको उद्योग का दर्जा दिया गया कि पर्यटक जो है आकर्षित हो, वहां पे पैसा आए, तो ये क्या हो जाएगा? उद्योग का। तो जो प्रथम पर्यटन नीति थी इसी में ये फैसला किया गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है इसे कौन सा दर्जा मिलना चाहिए? आपका उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। और कब आया? 1998 में। वर्तमान में पर्यटन नीति 2022 लागू है। कौन सी लागू है? 2022 लागू है। इससे पहले आपकी 2016 में आई, 2018 में। तो ये जो है राज्य क्या है? पर्यटन नीतियां आती रहती हैं। आपको पहला याद रखनी है, पहली याद रखनी है और आपको वर्तमान वाली जो है पर्यटन नीति याद रखनी है। तो वर्तमान में कौन सी पर्यटन नीति है आपकी? वो है 2022 वाली लागू है। इसके विषय में देखो 2-4 पॉइंट है, उनको आप देखिए। जैसे इस पर्यटन नीति में 12 सर्किट बनाए। आपसे पूछ सकता है कि जो वर्तमान पर्यटन नीति है इसमें कितने सर्किट बनाए गए? अब आप कहेंगे सर ये सर्किट क्या होता है? तो सर्किट जैसे एक हम आपको नाम बता रहे हैं, जैसे रामायण सर्किट, रामायण सर्किट क्या है? रामायण सर्किट। अब इसमें किया क्या गया? जैसे मान लीजिए यहाँ अयोध्या है, यहाँ चित्रकूट है और यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ और है, तो इसको इस तरह से जोड़ दिया गया। 3 से 4 स्थान जो उससे संबंधित है इनको जोड़ दिया गया और इसको क्या कह दिया गया? इसे ही कह दिया गया सर्किट। क्या कह दिया गया? सर्किट। जैसे आपका मथुरा सर्किट है, मथुरा नहीं ब्रज सर्किट है, उसमें आपका मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, ये सारे हैं। तो इस तरह से क्या है जो 2022 वाली पर्यटन नीति है इसमें कितने सर्किट बनाए गए? 12 सर्किट बनाए गए। ये बात आपको याद रखनी है। सर्किट के नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ संख्या अवश्य पूछ सकता है कि 2022 की जो पर्यटन नीति है इसमें कितने सर्किट बनाए गए। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें और क्या बात कही गई? इसमें कहा गया कि इस पर्यटन नीति का लक्ष्य घरेलू स्तर पर शीर्ष पर्यटन स्थल, घरेलू स्तर पर शीर्ष पर्यटन स्थल का मतलब ये है कि जैसे कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटक आया, अब आपका जम्मू कश्मीर से कोई आया, कोई आपका मध्य प्रदेश से आया, तो ये क्या कहे जाएंगे? ये आपके कहे जाएंगे घरेलू स्तर, घरेलू पर्यटक। कैसे? घरेलू पर्यटक। और वहीं अगर मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, आपका पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से वैसे कोई नहीं आएगा, ये बात कहने की बात है सिर्फ, और कहीं से भी अगर आता है देश के बाहर से तो क्या होता है? वो क्या है? घरेलू पर्यटक नहीं है। घरेलू पर्यटक है जो आपके देश से ही आपके यहाँ आते हैं, वो क्या है? घरेलू स्तर, घरेलू पर्यटक है। तो इस नीति में ये लक्ष्य रखा गया है कि जो घरेलू पर्यटक हैं इनको हम सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगे। इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई भी राज्य आकर्षित नहीं कर पाएगा। और इसमें लक्ष्य में कहा कि हम क्या है? घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने में क्या हो जाएंगे? शीर्ष पर बनेंगे। क्या बनेंगे? शीर्ष हो जाएंगे। और अगला क्या है?
विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में भी शीर्ष पर लाने का लक्ष्य, यानी कि जो घरेलू स्तर के पर्यटक हैं उनको भी शीर्ष स्तर पर लाने का लक्ष्य है, और जो विदेशी पर्यटक हैं उन्हें भी क्या है, शीर्ष स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये किसका लक्ष्य है? आपका पर्यटन नीति 2022 का। ये बात आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट है, 2000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। अब जो पर्यटक आते हैं और जो पर्यटक आते हैं तो वहां पे जब ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा वहां पे चीजों की डिमांड होती है, तो वहां पे क्या होता है, निवेश होता है। जैसे मान लीजिए आपका अयोध्या में राम मंदिर बना, पहले वहां पे मंदिर नहीं था, अब राम मंदिर बना, तो वहां पे जो विदेशी पर्यटक आएंगे उनके लिए क्या है, अच्छे होटल्स भी चाहिए, अच्छे लॉज भी चाहिए, वहां पे एयरपोर्ट भी चाहिए, वहां पे आपको बस स्टैंड भी चाहिए, वहां पे आपको हाई क्लास क्या है, आपको रेलवे स्टेशन भी चाहिए। तो वहां पे क्या है, अब रेलवे स्टेशन ये सब बनाने के लिए क्या है, वहां पे क्या है, कंपनियां निवेश करती हैं, क्या करती हैं, अपना निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना भी किसका है, किसका लक्ष्य है? आपका पर्यटन नीति 2022 का लक्ष्य क्या है, 2000 करोड़ की का निवेश आकर्षित, किसमें, पर्यटन के क्षेत्र में। और 10% की प्रतिवर्ष क्षेत्रीय वृद्धि दर, और क्या है अगला लक्ष्य कि 10% की प्रतिवर्ष क्षेत्रीय वृद्धि दर का भी क्या है, वृद्धि दर को हासिल करना क्या है, लक्ष्य है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है जो वर्तमान पर्यटन नीति 2022 है इसके बारे में, कि इसमें क्या क्या कहा गया है। कि पहले तो आपको इसमें 12 सर्किट बनाए गए हैं, घरेलू स्तर और विदेशी स्तर पे क्या है, उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान पे लाना है पर्यटकों के मामले में। और क्या है, 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है, और 10% की क्या है, आपकी वार्षिक क्षेत्रीय वृद्धि दर हासिल करना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है 2022 की पर्यटन नीति को लेकर के। आगे देखेंगे, अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर हैं। क्या? उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर है। कौन कौन सी है आपकी? ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। अब जो ये ताजमहल है, इसे कब जो है मतलब शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 1983 में, और 1983 में ही किसे शामिल किया गया? आगरे के किले, आगरा का किला और ताजमहल को 1983 में क्या है, आपकी विश्व धरोहर की साइट में क्या है, शामिल किया गया था। फिर 3 साल बाद क्या होता है, जो फतेहपुर सीकरी है इसे भी क्या है, आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कुल 3 विश्व धरोहर स्थल है, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ताजमहल और आगरे के किला 1983 में, और आपका जो फतेहपुर सीकरी है वो आपका 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये बात आपको याद रखनी है, और इनके जो ईयर हैं ये भी याद रखना है, आपका ईयर पूछता है एग्जाम में कि ताजमहल को विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1983, 1985, 84 और 86। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? 1983 यानी कि 1986। आगे देखेंगे, प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थलों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है आगरा। क्या है? आगरा। आगरा के बारे में देखिए, यमुना नदी के तट पर स्थित है, यह आपको पता है, हमने आपको एक नहीं कई बार पढ़ाया है। अगर आपने पूरी क्लासेस देखी है तो 4 बार आपको बताया। स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की, ये भी आपको हम कई बार PYQ में और कई बार थ्योरी में बता चुके हैं। इसने अपनी राजधानी 1506 में दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। किसने? सिकंदर लोदी ने। ये बात हम आपको बता चुके हैं, फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला है, आगरा में स्थित ताजमहल को 1632 में शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था ताजमहल को? 1632 में क्या किया था, इसको बनवाना शुरू किया था। किसने? शाहजहां ने। आगरा का किला अकबर ने 1556 में बनवाया। अब बनवाया ऐसा तो है नहीं 1556 में आज शुरू किया कल बन गया, तो 1556 नहीं, इसे भी बनने में समय लगा था। और क्या था, इन्होंने 1565 में इसकी शुरुआत की थी, तो यही ईयर माना जाता है। तो आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। लेकिन जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने कराया था? आपका शाहजहां ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए अगला है फतेहपुर सीकरी। क्या है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वीरबल का महल कहाँ स्थित है। जो कि वीरबल का महल या जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा या फिर पंचमहल, क्या है, इनमें से एक नाम देगा और पूछेगा किस स्थान पर स्थित है यह पर्यटक स्थल। तो जो आपका बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई महल है, बीरबल का महल है, पंचमहल है, ये कहाँ पे है आपके? फतेहपुर सीकरी में ये है आपके। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। ये आपको याद रखना है।
अगला है आपका अयोध्या। क्या? अयोध्या। आपको सबको पता है अयोध्या जो है श्री राम भगवान की क्या है? जन्मभूमि है, सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और उसके बारे में क्या है कि उसका नाम क्या है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम अयाजशा था। ये आपको याद रखना है कि इसका पुराना नाम अयोध्या का क्या था? अयाजशा था। अगला पॉइंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। और भी कई तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जिनका की जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन पहला आपको याद रखना है। क्या? पहला आपको याद रखना है, क्योंकि क्या है जो पहला होता है, चाहे वो पहला पहला प्यार हो या क्या हो, आपका पहला पहला नाम हो या पहली पहली कोई चीज हो, वो हमेशा याद रखी जाती है। अगर आपके पापा बचपन में आपके लिए आपकी याददाश्त में पहला खिलौना लाए होंगे तो आपको आज भी याद होगा, ठीक है। तो पहला जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको याद रखना है आपको। अब देखिए वहां पे अयोध्या में कौन कौन से पर्यटक स्थल है। देखिए श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, मणि पर्वत और बहु बेगम का मकबरा, जैन श्वेतांबर मंदिर और बिरला मंदिर। क्या? जैन श्वेतांबर मंदिर और बिरला मंदिर। तो ये चीज आपसे पूछ लेगा कि कनक भवन कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि कनक भवन कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। तो याद रखना है आपको। आगे चलेंगे, अगला है हमारा वाराणसी। क्या है? वाराणसी। अगला है वाराणसी। वाराणसी को और कौन से नाम से जाने जाते हैं? काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काशी भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक आध्यात्मिक एवं पौराणिक नगरी है, यानी कि आध्यात्मिक और पौराणिक नगरी कौन सी? आपकी वाराणसी या फिर काशी। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो काशी या फिर जो वाराणसी है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका अथर्ववेद में मिलता है। इसका उल्लेख आपको रामायण में, महाभारत में, हर जगह इसका क्या है? उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, यहाँ पे क्या है? इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो नगर है ये सबसे प्राचीन नगर है। कैसा है? ये सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, ज्ञानवापी, आलमगीर मस्जिद। जो ज्ञानवापी अभी आपका मुद्दा चल रहा था ज्ञानवापी की, उसमें वो शिवलिंग है या फिर जो भी है मुस्लिम में जो भी होता है मुस्लिम समुदाय में। और क्या है? रामनगर किला। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनगर किला, हमने आपको ये पढ़ाया भी है कि रामनगर का किला कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। रामनगर का किला ये मत बताइएगा कि रामनगर में स्थित, नहीं, रामनगर का किला कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर 84 घाट है। गंगा नदी के तट पर वाराणसी में कितने घाट है आपके? 84 घाट है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण घाटों के नाम लिखे हैं। देखिए 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट, मणिकर्णिका घाट, अहिल्याबाई घाट। क्या है? ये कुछ क्या है? महत्वपूर्ण आपके घाट हैं, ठीक है। तो अगला है आपका सारनाथ। अब देखिए अगला है आपका सारनाथ। तो जो सारनाथ है वो जैन एवं बौद्ध धर्म के तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो सारनाथ है वो जैनियों के लिए और बुद्ध को मानने वालों के लिए भी क्या है? एक आपका तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको याद रखना है कि जैन और धर्म दोनों का स्थान कौन सा है? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। क्या हुआ? अब जो महात्मा बुद्ध जी थे जब वे घर से निकले तो इनके साथ में 4-5 लोग हो लिए, और वो इनके साथ में जहाँ पे तपस्या करते इनके साथ रहने लगे कि हाँ चलो हम भी तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। लेकिन कुछ दिन बीते, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो 5 लोग क्या हुए? भाग लिए। कहा इनको बैठा रहने दो यहाँ, और ज्ञान व्यान कुछ नहीं मिलेगा, चलो घर के चलते हैं और अपने फिर से उसी जीवन में उतर जाते हैं।
हुआ ये कि जब वो चले जाते हैं तो क्या है, महात्मा बुद्ध अपनी उसी तपस्या में लगे रहते हैं। वो क्या है, वो आशा नहीं खोते हैं और उनको लगता है कि हाँ, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कुछ दिनों के बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जब वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके जो साथी थे 5 वो जा चुके थे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि हम अपना ये ज्ञान है सबसे पहले किसको दें। उन्होंने क्या किया कि वो वहां से चले और चलते चलते उन्होंने क्या किया, उन अपने 5 जो उनके साथी थे उन्हीं को ढूंढा। क्या है, उन्हीं को ढूंढा और वो उन्हें मिले कहाँ, सारनाथ में। और सारनाथ में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान था उन्हीं 5 लोगों को दिया था, उन्हीं 4-5 लोगों को दिया। और तब उन्हें पता चला कि हाँ, वास्तव में महात्मा बुद्ध को क्या हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला है, सारनाथ संग्रहालय में अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ स्थित है। अब से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो अशोक स्तंभ है वह किस संग्रहालय में रखा हुआ है। तो कहाँ पे है, आपके सारनाथ संग्रहालय में है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसे क्या है, भारत सरकार ने अपना चिन्ह माना हुआ है। यहाँ पे क्या स्थित है, धमेक स्तूप। कौन सा, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, मृगदा पक्षी विहार। ये सब कहाँ पे है, आपके सारनाथ में। ये बात आपको याद रखनी, कई बार हमने आपको PYQ इसमें कराया है। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ये सब कहाँ पे आपके सारनाथ में। आपके लिए फिर से लिख के इसीलिए लाया है ताकि आपकी एक बार फिर से नजर पड़े और आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए। आपको बाहर से दोबारा से कॉपी न खोलनी पड़े और हो सके तो आप हमारे पढ़ाते पढ़ाते या फिर आप क्लास करते करते क्या है, आपको सारी चीजें याद हो जाए यहीं पे। क्योंकि आप लोगों के पास वैसे भी कहाँ समय होता है दोबारा कॉपी खोलने का। ठीक है। तो अगला है हमारा प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, प्रयाग था। क्या था, प्रयाग, जिसे अकबर ने बदलकर क्या कर दिया, इलाहाबाद। क्या कर दिया, इलाहाबाद। और इसके आगे एक और लाइन लिखी जानी चाहिए, इसके बाद में बाबा जी ने क्या किया, पुनः इसका नाम क्या कर दिया, प्रयागराज। अगली बार जब पढ़ाएंगे तब आपको ये लाइन इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि पहले प्रयाग था, अकबर ने इलाहाबाद किया और एक योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने पलट के नाम फिर से क्या कर दिया, आपका प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों में क्या है, 12 वर्षों में महाकुंभ तथा 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह नगर त्रिवेणी नदियों के संगम पर है। त्रिवेणी आपको कितनी बार बताया, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती हो गई है विलुप्त और केवल 2 ही जो नदियां हैं वहां पे वर्तमान में है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रयागराज में एक अल्फ्रेड पार्क है। कौन सा, अब ये वही अल्फ्रेड पार्क है जहां पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, खुद को गोली मार ली थी। और उस पार्क का वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया, नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। क्या, चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो ये बात आपको याद रखनी है। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने यमुना नदी के तट पर 1583 में कराया। अब जो इलाहाबाद का किला है इसका निर्माण किसने कराया, आपका अकबर ने कराया है। यमुना नदी के तट पर कराया है और 1583 में कराया है। आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे घूमने के लिए जगह कौन सी है, अक्षयवट, खुसरो बाग, भरद्वाज मुनि का आश्रम, कामेश्वर मंदिर, ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च और जवाहर तारा मंडल और मेयो मेमोरियल हॉल और आनंद भवन। ये जो इलाहाबाद वाले ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ रहा था, कैथेड्रल चर्च पूछा जा चुका है, तारा मंडल भी आपका पिछले एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा जा चुका है, मेयो मेमोरियल भी पूछा जा चुका है, आनंद भवन भी पूछा जा चुका है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, नहीं भूलनी है। अगला है लखनऊ। क्या है, लखनऊ। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर। क्या है, लक्ष्मणपुरी। इसे बागों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बागों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका अम्बेडकर पार्क है, रूमी दरवाजा है, दिव्यापुर कोठी है, बड़ा इमामबाड़ा कोठी है और दौलत खाना है और छोटा इमामबाड़ा भी है। और बड़े इमामबाड़े में क्या है, भूल भुलैया। क्या है, भूल भुलैया है। जो भी हमारे साथी लखनऊ घूमने गए होंगे वो बड़ा इमामबाड़ा जरूर गए होंगे और साथ ही क्या है, उन्होंने भूल भुलैया में जरूर कुछ ना कुछ भूले होंगे। अगला है झांसी। क्या है, झांसी। झांसी शहर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। पहली बात, इस शहर की स्थापना, अब जो झांसी शहर है इसकी स्थापना किसने की थी, राजा वीर सिंह देव ने। किसने, राजा वीर सिंह देव ने क्या है, झांसी शहर की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई का महल है यहाँ पर, मेहंदी बाग है, परीक्षा बांध है
और बरुआ सागर ताल है। क्या है? बरुआ सागर ताल है, ये आपको याद रखना है। बरुआ सागर ताल झांसी, फरीच्छाबाद झांसी, और आपका लक्ष्मीबाई का महल, ये तो खैर आप बता ही देंगे कि लक्ष्मीबाई है तो झांसी में ही होगा, और मेहदीबाग। ये दो जो है ना, 2 से 3 बार आपके प्रश्न में आ चुके हैं, ये आपको जरूर याद रखना, ये आपके लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला है मथुरा। क्या है? मथुरा। मथुरा का प्राचीन नाम मधुबन, मधुपुरी या तथा सूरसेन नगरी, क्या सूरसेन आदि थे। यह प्राचीन 16 महाजनपदों में से सूरसेन की राजधानी था। कौन? मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी हुआ करता था हमारे महाजनपदों में, ये आपको याद रखना। विश्व की प्रथम बुद्ध मूर्ति की खुदाई में के दौरान मथुरा से, यानी कि महात्मा बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी वो मथुरा से ही मिली थी खुदाई के दौरान, और उसकी कला कौन सी थी? वो मथुरा कला शैली की थी। किसमें थी? मथुरा कला शैली की मूर्ति थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे और क्या है घूमने के लायक? श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, कांच का किला, गीता मंदिर, और इसके साथ में आप वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, आपका गोकुल, आपका गोवर्धन, ये सारी चीजें क्या है? ये आपके सब मथुरा जिले के ही अंतर्गत आती हैं, और ये क्या है? सभी पर्यटक और धार्मिक स्थल है। ये कैसे स्थल हो गए? आपके धार्मिक स्थल हो गए, जैसे आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश मंदिर है, और तो ये सब क्या है? आपके धार्मिक स्थल हैं। अगला है जौनपुर। क्या है? जौनपुर। आपको पता है कि जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसकी स्थापना किसके? जौना खां की याद में कराई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जौना खाकर, क्या लिख दिया यार, जौना खां के सम्मान में की थी। मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एग्जाम में पूछे कि जो आपका जौनपुर है, इसमें शर्की साम्राज्य किसने स्थापित किया, तो कौन था? आपके मलिक सरवर। कौन? मलिक सरवर। ये आपका मोबाइल वाला सरवर नहीं, मलिक सरवर एक व्यक्ति था जिसने जो है जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पे क्या चीजें घूमने लायक? शाही किला, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा और शाही पुल। ये आपका एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, शाही पुल के बारे में और अटाला मस्जिद के बारे में, तो ये आपके लिए तो क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। इसका पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्ज। क्या है? कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज नाम किसका है पुराना? ये है आपका कन्नौज का। सम्राट हर्ष के समय कन्नौज को इसकी समृद्धि के कारण क्या इसे कहा जाता था? नगर महोदय श्री। ये आपका प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि नगर महोदय श्री किस शहर को कहा जाता है या किस नगर को कहा जाता है, तो क्या था आपका? कन्नौज। क्या था? कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं? नगर महोदय श्री भी कहते हैं। लाख बहुत से पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे। जयचंद का किला है और पद्मावती सती मंदिर कहाँ पे है आपका? कन्नौज में। कहाँ पे है? कन्नौज में। इतनी बातें आपको कन्नौज के बारे में याद रखनी है। अब कुछ और पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं। कालिंजर का किला बांदा जिले में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला पे, कहाँ पे? विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। कालिंजर किला बांदा में है। इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक परम आदित्य देव ने कराया था। किसका? जो कालिंजर का किला था, इसका जो निर्माण है आपके चंदेल शासक थे। कौन? परम आदित्य देव, इन्होंने कराया था। अगला पॉइंट, हस्तिनापुर शहर की स्थापना हस्तिन नामक राजा ने की थी। किसने? हस्तिन नामक राजा ने की थी। महाभारत काल में राजाओं की राजधानी रहा है। क्या है? कौरवों के राजाओं की राजधानी रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। हस्तिनापुर में स्थित क्या है? विदुर टीला, द्रौपदी घाट, पांडेश्वर महादेव मंदिर और करण मंदिर आदि। क्या? करण मंदिर आदि, ये सब कहाँ पे स्थित है? आपके हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है आपका? मेरठ में, ये बात आपको याद रखनी है। कौशाम्बी के बारे में देखें। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। जो कौशाम्बी है वो किस जनपद की राजधानी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और क्या है? बौद्ध काल में कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण स्थान था। क्या? बौद्ध काल में कौशाम्बी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस बात को आप याद रखेंगे। और जो हमने आपको यहाँ पे आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आपके जो है ये चीज कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं में से आपके एग्जाम में
प्रश्न आ जाएगा और आपको क्या है उसका जवाब सही सही देना होगा। अब इसी जो आपका ये टॉपिक है इसी पे हम आपको PYQ ले आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।